हो सकता है भाई ये वीडियो लंबी हो जाए पशुपालकों के लिए, तो आप इसको पूरा देखें। और मलिक साहब की जो वीडियो होती हैं वो एक जागरूक तो करती हैं, साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है उसमें जोश भी बढ़ती है। आज से 20 साल पहले लोग हंसते थे, सामने नहीं हंसते थे तो पीछे से मुंह घुमा के हंसते थे। अब ये कहा 30-35 किलो की बात उसकी फीमेल 101% 30 क्रॉस करेगी। बारे में बोलता हूँ 3 दिन में मैं बंदे को डॉक्टर बना सकता हूँ, ओनली 3 डे। खासकर उन भैंसों का प्रोडक्शन टूटता है जो पीक पे चलती है, जिसके बाप दादे ने कभी खेत में पाँव नहीं रखा, वो आपको क्या दवाई सजेस्ट करेगा। आज आप किसी से सीखना चाहो तो किसको अच्छा पशुपालक मानते हो, किससे सीखना? और यही टिप्स डेयरी फार्म को फेल करते हैं। दूध लेके जाते हैं तो कौन सी मेडिसिन दें और उधर जाने के बाद कौन सी मेडिसिन दें, ये और बताते हैं। तो उसके लिए आप आर्टिजोन है, निमोवेट है, नेक्स प्लस है, मैक्लोडाइन है, मैक्सटोल है। आपका काम क्या है? मैं कहता था मैं पाड़ी हूँ, काम तो मेरा वही है। पहले खेत में चराते थे, अभी घर पे बांध के चराते हैं। आप ब्रीडिंग आगे नहीं बढ़ाओगे तो भैंस कहां से आएगी? आज भैंसों के जो रेट हो गए 5 लाख, जो जैसे आप आज ने भाई साहब से फौजी साहब से अच्छा सीमन लिया है, वो बहुत सुपर क्वालिटी का ब्रीडिंग आएगा। నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చాను, నేను కొత్తగా డైరీ ఫార్మ్ రంగంలోకి వచ్చాను। నేను ఏదైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఒక బ్రీడ్ తీసుకోవాలని హుసేరా ఫౌజీ సెమన్ను నేను తీసుకెళ్తున్నాను। నాకు నచ్చింది ఆ సెమన్, దాని యొక్క ఫాదర్ లైన్ మదర్ లైన్ అంతా బాగున్నది। ఆ ఉద్దేశంతో నేను తీసుకుంటున్నాను। 10 लाख इनका लगा और वो फोकट में 300-400 रुपए में सीमन हम आराम से ले रहे हैं, कोई भूल की जरूरत नहीं है। और मेरा काम तो हमेशा ही ये नॉलेज बांटना है, और नॉलेज से बड़ा कोई प्रसाद नहीं है। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण फार्म पर आपका स्वागत करता हूं। भाई दोस्तों, आज की वीडियो भाई मलिक डेयरी फार्म से हम ये कवर करने जा रहे हैं, और कैमरे के सामने आप देख पा रहे हो भाई सुरजीत मलिक जी। और मैं ये कहता हूँ आप लोगों ने पहले भी काफ़ी वीडियो को पसंद कराया है जो हम मलिक साहब के पास से लेकर के आए हैं। उन्होंने भाई चाहे पशुपालकों को सिखाने का काम किया या अपनी ब्रीडिंग के ऊपर जो काम करके आज जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, उनकी एक एक नॉलेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मैंने काफ़ी बार वीडियो के माध्यम से मलिक जी के जो विचार आप लोगों को साझा करे हैं, और आज ये जो भाई अपने सामने बैठे हुए हैं हैदराबाद से हैं। और छोटी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ स्टार्टिंग से पहले, मलिक सर से भी उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे पशुधन खरीदे हैं, और हरियाणा से भी 1-2 सिलेक्शन किया है, और साथ ही साथ अपने जो शेरा फौजी का सीमन भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो वो भी जो हैदराबाद के साथी हैं इनसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी मैं नंबर दूंगा। तो ये भी सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बार मलिक जी से भाई आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, फिर आगे की बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार फौजी साहब, आपका मलिक डेयरी फार्म पे स्वागत है। और सभी व्यूअर को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। भाई के अभी मुझे पता चला कि आपके बुल का जो नाम है शेरा फौजी, उसकी कैटेगरी से अवगत कराया। तो जैसे उसकी कैटेगरी देखी और बुल देखा तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ब्रीड करैक्टर के हिसाब से, ब्यूटी के हिसाब से और बर्ड लाइन के हिसाब से। मेनली इसमें बर्ड लाइन होती है, और साथ में ब्यूटी हो जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात होती है। उसी ब्यूटी से किसान का जो टोटा है या घाटे का सौदा है वो प्रॉफिट में बदलता है। तो ऐसे बुल से यदि आप अपनी भैंस का सीमन कराओगे, और यदि बुल की सुपीरियरिटी अच्छी है और काफ उसके ऊपर आ जाता है, तो आपकी लॉटरी लगने जैसा हो जाता है। बहुत सारे वैसे तो मार्केट में बुल है, अच्छे अच्छे बुल है, पर ये भी उनमें से एक अच्छा बुल। ग्रैंड मदर तक का भी रिकॉर्ड इसका है, और फादर लाइन का भी अच्छा रिकॉर्ड है। तो मैं भी चाहूँगा कि अपनी 1-2 भैंस पे, मैंने अभी इच्छा जारी करी फौजी साहब से कि हमारे आने वाले समय में 1-2 अच्छी भैंस के ऊपर हम उसका सीमन यूज करेंगे। और मैं बार बार बोलता रहता हूँ, एक अकेला चढ़ा पहाड़ नहीं फोड़ सकता, हम सब मिलके। ये जैसे भाई वरंगल से हरी भाई आए हैं, तो विजय भाई आए हैं, अभी न्यू डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, तो इन्होंने भी यूट्यूब के माध्यम से शेरा फौजी के बारे में पता किया, और यहाँ ये अभी 100 के आसपास सीमन लेके जा रहे हैं वहाँ अपनी ब्रीड इंप्रूवमेंट करने के लिए। ऑलरेडी वहाँ पे एक रोहित भाई है, पुराने डेयरी फार्मर हैं। फसी भाई भी लोगों के पूरे वरंगल में लोग जानते हैं उनको, ब्रीड के ऊपर काम किया, और उनके पास आज के दिन काफ़ी अच्छी ईफर जो हैदराबाद के लोगों को एक आईना दिखाती है 15+ फर्स्ट लैक्टेशन की ईफर उनकी 15+ दे रही है। तो वो लोगों के लिए कि आइकॉन बनता है। नहीं तो वहाँ के लोग सोचते थे कि जो बफेलो होती है वो बफेलो भी 15 लीटर दूध नहीं देती,
और फर्स्ट लैक्टेशन के लिए 15, 16, 17 लीटर दूध देना एक अपने आप में वंडरफुल टिप्स है। तो ऐसे ही एक आदमी को देख के लोग उसको फिर फॉलो करते हैं और धीरे धीरे फिर वो ब्रीड सारे इंप्रूवमेंट उसका हो जाता है। तो फौजी साहब का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा मैं, इन्होंने इतने अच्छे बुल का सिलेक्शन किया और वो हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान की ब्रीड इंप्रूव करने में काफी उसका मेरे हिसाब से अच्छा योगदान रहेगा, क्योंकि कैरेक्टर वाइज बहुत ही अच्छा बुल लगा मेरे को। वो पाँच कई 2-3 पार्टिसिपेट भी उसने किए हैं और उनमें फर्स्ट सेकंड पर शायद फर्स्ट पोजीशन पे आया है जी। रियली एक अच्छा बुल है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं मलिक साहब का, और वीडियो के द्वारा बता देना चाहता हूँ, हो सकता है भाई ये वीडियो लंबी हो जाए पशुपालकों के लिए, तो आप इसको पूरा देखें। और मलिक साहब की जो वीडियो होती हैं वो एक जागरूक तो करती हैं, साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है उसमें जोश भी बढ़ती है। मलिक साहब के आपने काफ़ी विचार सुने होंगे और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि जो ये फार्मूला 30+ का अगर किसी ने पहली बार किसी ने कोई फार्मूला दिया था, तो मुझे आज भी याद है, मैं फौज से सेना में आने के बाद जब इनका फर्स्ट इंटरव्यू लिया था, जब भी इन्होंने 30+ की जो बात करी थी कि मैं 30+ की 35+ की भैंसें देखना चाहता हूं, तो उस फार्मूले के ऊपर इन्होंने एक सिद्धांत के ऊपर काम करना शुरू किया था और आज ये कहां तक पहुंचे हैं वो भी जिक्र करेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं जो बीज बोया था भी 30+ के पशुधनों, तो इनके द्वारा अंकुरित होया था उनके दिमाग में और उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी अच्छे पशुधन हरियाणा से बाहर भेजे हैं। और मेडिसिन के ऊपर भी उनका जो चैनल है उनके ऊपर बताते रहते भी हैं कैसे भाई पशुपालक ने अपने पशुओं को तैयार करना चाहिए, कैसे बीमारियों से बचाना चाहिए, तो वो भी आज आप लोगों को बात सीखने को मिलेगी। तो सर मैं सबसे पहले आपका अनुभव चाहूँगा, जो आपने लगभग 25 सालों से आपका ये डेयरी फार्म है, आपने काफ़ी भैंसें आपके हाथ से निकली हैं, बिक्री वाली भी निकली हैं, तो उसमें क्या कठिनाई आई, कैसे आपने भाई ये शुरुआत करी और कहाँ तक आप पहुँचे? मेरा जो मिल्क का रिकॉर्ड रहा है तो 2012-13 के अंदर मेरे पास रानी भैंस थी, वो 27.5 किलो तक की गई है। और आपको मैंने अभी बताया था कि मेरी एक ईफर ने फर्स्ट टाइम पे 2007 में 19 किलो 800 ग्राम दूध दिया था, जो कि 3rd 4th में जाते जाते 26 को उसने टच किया था। इसमें एक्सीडेंटली ये सांस का व्यवसाय है, इसके अंदर प्रॉब्लम बहुत सारी आती है और आपको मैंने कुछ डिस्कस किया था अलग से, वो प्रॉब्लम भी आदमी के कहीं न कहीं लाइफ के अंदर जो उसको सिस्टम को है वो डिस्टर्ब करती हैं। अकेला ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई निर्जीव काम है, हम अपने अकॉर्डिंग उसको करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, आसपास का जो सीमन सिलेक्शन है, परिस्थितियां हैं कुछ ऐसी जो कि हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, और मैं भी उस चीज़ का खामियाजा मैंने भुगता है। तो अभी भी हमने उससे हार नहीं मानी है, कंटिन्यू चले हुए हैं। और जो मेरी लाइफ का टारगेट रहा है 30+ का, आज से 20 साल पहले लोग हंसते थे, सामने नहीं हंसते थे तो पीछे से मुंह घुमा के हंसते थे। अब ये कहा 30-35 किलो की बात कर रहा है, भैंसे 30-35 किलो तो थोड़ा देती है। लेकिन आज बहुत सारी भैंसें ऐसी हैं जो विदाउट बुस्टिन, बगैर बुस्टिन के 28-29 किलो दूध दे रही है। 28-29 किलो में और 30 किलो में कोई डिफरेंट नहीं है। किसी ने कहा कि 60 ज्यादा होते हैं, 65 ज्यादा होते हैं। तो एक बंदा बोलता है समझदार, ज्यादा तो 65 होते हैं लेकिन 60 भी कम नहीं होते। 60 और 65 का जो दायरा नजदीक नियर अबाउट होता है, तो 28 और 30 में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंट नहीं है। नो डाउट जो जिसके पास 28 किलो की आज किसी भाई के पास भैंस है, तो उसको जो आने वाले समय में आउट ब्रीडिंग का दूसरी बर्ड लाइन का सीमन लगेगा, उसकी फीमेल 101% 30 क्रॉस करेगी। तो सर मैं एक बातचीत और करना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो अनुभव है भाई हमारे लिए प्रेरणादायक हो सकता है जो नए साथी हैं। तो मैं ये चाहूँगा, जब जैसे भाई हैदराबाद से आए हैं, इन्होंने भी नया डेयरी फार्म स्टार्ट किया है, ये भी बाई करेंगे और भी आपकी वीडियो देख करके, हमारी वीडियो देख करके स्टार्ट करेंगे, तो शुरू में क्या कठिनाइयाँ आती हैं और कैसे हमने उनसे पार पाना है, क्या किन चीज़ों का सावधानी? स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले तो सबसे मेजर समस्या है पेशेंस की। जैसे नए भाई ये हरी भाई तो काफ़ी ओल्ड 15-20 साल से डेयरी फार्म कर रहा है, ये पिछले 15 साल से लगभग कर रहा है, 15-20 साल से हो गया आपको। और ये भाई नए इस फील्ड में है। ऐसे जो नए फार्मर हैं उनके लिए मैं एक ही मेरी तरफ से एडवाइस लगाओ या सलाह लगाओ, वो ये है कि पेशेंस रखें। ये गेम थोड़ा पेशेंस का है। कोई भी एनिमल, बहुत सारे, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कल हरियाणा में मेरे पास से कोई भाई भैंस खरीद के ले गया, 2 टाइम मिल्किंग यहाँ पे देखा उसने, और वो भैंस शाम को गई है, सुबह उसका दूध, जब वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान 100-150 किलोमीटर भैंस यहाँ से जाती है तो जगह चेंज होती है, उसका प्रोडक्शन डाउन जाता है। ये बात समझने के लिए लोग आज भी तैयार नहीं है
कि भैंस उसी सेम घर के अंदर यदि उसकी जगह चेंज कर दी जाए तो दूध भी नहीं देती, कई बार देती है तो कम देती है। और प्लेस चेंज, ओनर चेंज होने से तो टोटली 50% प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। खासकर उन भैंसों का प्रोडक्शन टूटता है जो पीक पे चलती है। कोई फ्रेश काउइंग भैंस है उसके प्रोडक्शन पे इफेक्ट नहीं आता। जो भैंस किसी किले के ऊपर 20 किलो दूध दे रही है और उसको चेंज आप करोगे, जगह चेंज करोगे, तो वो 16-15 के ऊपर आ सकती है। और डिपेंड करता है उसके दिमाग पे, वो 12 पे भी आ सकती है और वो 8 kg दूध पे भी आ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो नए जो फार्मर है वो अपने दिमाग का संतुलन न खराब करे, थोड़ा वेट करे 5 दिन 4 दिन, उसके बाद जैसे ही पशु सेट होता है। एक बात मैं फिर से आपको बोलता हूं, बात बहुत सारी ज्यादा हो जाती है। जो भी लाइव्स है, जिंदा इंसान है, पशु है, पक्षी है, उसकी फीलिंग्स होती हैं। डॉग्स को आप समझते हो, उसको फील करता है, वो घोड़े की फीलिंग होती है। इसी तरह कोई पक्षी है उसकी भी फीलिंग्स होती है, वो भी सोचता है। लाइव हर कोई सोचता है। अब एक मक्खी है, उसको भी यदि हम उसको टच करते हैं या उसकी तरफ कोई इशारा करते हैं, वो भी उड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग्स हैं, वो अपने आप को सेव करना चाहती है, बचाना चाहती है। एक छोटी सी मक्खी, तो ये भैंस तो एक बहुत बड़ी चीज होगी। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा आपको अनुभव मिला है। यानी कि कोई भी पशु आप कहीं से खरीदते हो, एक बार आपने तसल्ली कर लिया, 2 टाइम 3 टाइम दूध देख लिया कि वो भाई 18 kg है, 20 kg है, और उसके बाद चाहे आपके फार्म पे जाके वो 3 kg 4 kg भी दूध देती है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो इतने kg का पशुधन है। मैं आपको सरलता से समझाता हूँ। तो आपने उसको सेट करना है, इंतजार करना है, फिर जहाँ से आपने खरीदी है उसका आप डाइट प्लान पूछ सकते हो कि हमने इसको कैसे सेट करना है, क्योंकि उसका अनुभव भी होता है। तो मलिक साहब ने एक तो आप लोगों को ये चीज़ सिखाई कि आपने घबराने की जरूरत नहीं, जो एक बार पशु खरीदा है तो उसके ऊपर आप ध्यान दें। और दूसरा मैं मलिक साहब पूछना चाहूँगा, आपने जो फीडिंग के ऊपर काम किया है, डाइट के ऊपर काम किया है, वो जो नए पशुपालक उसको भाई दूर लेके जाते हैं तो कौन सी मेडिसिन दें, और उधर जाने के बाद कौन सी मेडिसिन दें, ये और बताएं सर। पहला पॉइंट पेशेंस, दूसरा काम आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, पेशेंस भी इसका हिस्सा है मैनेजमेंट का, बट 2 नंबर पे मैनेजमेंट आता है। मैनेजमेंट ये है कि आप पशु को ये नहीं कि पैसा लगा दिया और किसी लेबर के भरोसे छोड़ दिया तो आप वहां पे फेल हो गए, नो डाउट। क्योंकि लेबर ने अपना काम करना है, जैसा भी काम होता है उसने एक डे स्पेंड करना है कि आज का दिन गुजर गया, और ऐसे ही 30 दिन गुजारने उसने, उसको अपनी सैलरी मिल जा रही है, लेकिन उसका लॉस प्रॉफिट ओनर को होता है। तो उसके अपने एनिमल की जो केयर है वो ओनर रखेगा, क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। जब जगह चेंज होती है तो खिलाने पिलाने का सिस्टम भी चेंज हो जाता है। तो जो आप पूरी तरह वो डाइट नहीं दे सकते, तो इंडिया के अंदर कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कॉटन केक ना मिले, चने का चूरा ना मिले, जिसको आप खंडा बोलते हो, चूरी बोलते हो, पोटू बोलते हो, छिलका जिसको बोलते हैं, पोटू बोलते हैं भाई की भाषा में। वो चीजें आप अपने जो एरिया का जो फीडिंग है उसके अंदर लास्ट वाला, जैसे मेरे पास क्या खाती है भैंस हरियाणा के अंदर मोस्टली, वैसे खड़, बिंदोड़ा, चना चूरी और गेहूं का दलिया। मैं ये मेजर 99% एनिमल हरियाणा में ये चीज खाते हैं। उसके बाद मेथी गुड़ वगैरह। तो बाहर के जो लोग हैं वो अपने फीडिंग के अंदर 50% हरियाणा वाला मिक्स करते रहे, ताकि उस पशु का एकदम सडनली उसका डाइट चेंज ना हो, जिससे कि वो डिस्टर्ब हो जाए। तो आपने देखना क्या मैनेजमेंट में पशु कितना खा रहा है, कितनी जुगाड़ कर रहा है। शुरू के स्टार्टिंग के जो 5 डे है उसमें डेली उसका टेम्परेचर चेक करो, वो डाउन तो नहीं चला गया या अप तो नहीं चला गया। अप में बुखार हो जाएगा, डाउन में कैल्शियम तोड़ जाएगा, दोनों सिचुएशन में चारा छोड़ देगा। तो वो चीजें, ये छोटी छोटी चीजें आप देखोगे। जो सूखा ड्राई फॉडर की हम बात करते हैं तो वो ज्यादा लंबा, उसका भूसे की कटिंग ज्यादा लंबी ना हो, इतना इतना भूसा आप डालोगे तो हरियाणा का एनिमल नहीं खाएगा। वो ध्यान रहे 1/2 इंच या 1 इंच तक का उसका कटर होना चाहिए, भूसे का कटिंग होना चाहिए, उसको पशु इजिली खाता है। ये छोटे छोटे टिप्स ही डेयरी फार्म को कामयाब करते हैं और यही टिप्स डेयरी फार्म को फेल करते हैं। तो दूर दराज से लेके जाते हैं तो कौन सी मेडिसिन? हाँ, उनके लिए जो दूर दराज से भाई लेके जाते हैं, मैंने बताया आप जैसे ही उसका टेम्परेचर चेक करोगे, आप या डाउन है या नॉर्मल है, तो उसके लिए आप स्ट्रेस के लिए मेडिसिन दोगे। स्ट्रेस के लिए सबसे बढ़िया जैसे आप पेन किलर दे सकते हो, ग्लूका बूस्ट दे सकते हो, एनाबोलाइट दे सकते हो, और साथ में एक चीज तो आप देनी ही देनी है, भूख का टॉनिक। तो आपने लिवर टॉनिक प्लस कोई भी भूख के लिए जो बॉडी के अंदर मित्र कीट पैदा करें और ज्यादा से ज्यादा जो भूख के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको बढ़ाने वाले, एंजाइम को बढ़ाने वाले जो भी आप मेडिसिन है
एरिया में, वो मैं किसी एक पार्टिकुलर नाम को आपके आगे डिस्कस नहीं करूंगा। कोई भी मेडिसिन आपको भूख के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, लीवर एक्सप्लेट के लिए जो भी मिलता है वो आप अवेलेबल जो इजी होता है वही मेडिसिन आप दे सकते हो। स्टार्टिंग के 5 दिन वो मेडिसिन प्लस पेन किलर, जैसे आर्टिजोन है, ये क्या करता है, हड्डियों का पेन है पशु में, स्ट्रेस का पेन है, पूरा जो लेग्स है वो पशु का एकदम बेकार हो जाता है 7 दिन के ट्रेवलिंग में, 5 दिन के ट्रेवलिंग में, या 10 घंटे के ट्रेवलिंग में भी उसकी जो लेग्स है वो पूरा डेड हो जाता है। डेड का मतलब उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। तो उसके लिए आप आर्टिजोन है, निमोवेट है, और या मेलोनेक्स प्लस है, मैक्लोडाइन है, मैक्सटोल है, कोई भी आप यूज कर सकते हो फर्स्ट 2 से 3 डे। और पशु की पोजीशन यदि थोड़ी क्रिटिकल है, ज्यादा थकान मान रहा है, तो 5 दिन भी आप दे सकते हो। ताकत के लिए नो डाउट, जब वो थका हुआ तो चारा भी नहीं खाता, तो उसकी एनर्जी पूरी करने के लिए आप कैटासोल का इंजेक्शन दे सकते हो। भूसा नहीं खा रहा तो उसकी एनर्जी वो कैटासोल से इंजेक्टिव फॉर्म में आप उसको दे सकते हैं। तो वो पशु जितने जल्दी फीडिंग पे आएंगे उतना ही आपका प्रोडक्शन बढ़िया रहेगा। तो देखो, बहुत बहुत धन्यवाद है मलिक साहब का, जिन्होंने बताया कि आप एक जगह से दूसरी जगह अपने पशु की बदली करते हो, लंबा सफर तय करते हो, तो कौन से इंजेक्शन का भी आप प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने पशुपालन के साथ पढ़ाई भी और भी अच्छी करी है, तो मेडिसिन के भी बारे में जानते हैं, वो आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। अभी मैं 2-4 बातें पूछना चाहूँगा जिसका आप इंटरेस्ट रखते हो, और फिर बातचीत करेंगे भाई के बारे में कि वो उधर जा करके उनकी क्या सोच है, कैसा करना। तो मलिक साहब, आपने जब स्टार्टिंग किया तो आपने किससे प्रभावित होकर के पशुपालन किया? मैंने किसी से प्रभावित होकर नहीं किया। छोटे छोटे शब्दों में, बहुत ही छोटी उम्र थी मेरी और मेरा भैंस के साथ में अटैचमेंट था जी। और मैं एक ही बात कहता था जब छोटा था, जब मैंने इसके साथ में अटैचमेंट हुआ और धीरे धीरे जैसे मैं 10th का स्टूडेंट हुआ, तब मेरे दिमाग में इतना आ गया था कि मैं शायद सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह तो नहीं बन सकता, लेकिन उस जैसे उनको सदियों तक दुनिया याद करेगी जब लग रहेगा, तो मैं भैंस के काम में उस लेवल तक तो पहुंच जाऊंगा कि लोग मुझे याद करेंगे, मैं इस दुनिया में हूं या ना हूं। और आज इंडिया या इंडिया से बाहर की बात करें तो कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पे मेरे को एक अच्छे ब्रीडर के नाम से ना जानते हो। सांसनीवाल ने एक पिछली साल एक वीडियो डाली थी, सुरेंद्र सांसनीवाल ने, किस ब्रीडर की हुई जीत, तो उसने कौन है मुर्रा का असली ब्रीडर, तो मैक्सिमम 80% जो कमेंट थे वो मेरे पक्ष में थे। और मुझे तो उस वीडियो के बारे में भी पता ना, किसी एमपी के बंदे ने, एमपी का जो मेरा कोई व्यूअर था, उसने मेरे पास उसका लिंक भेजा कि सर आप जीत गए। मैंने कहा मैंने तो कोई भाई ऐसा गेम नहीं खेला, ना मैंने कोई पार्टिसिपेट किया जिसमें मेरी जीत हुई है। तो एक बात पूछना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, और दूसरी, जैसे हर आदमी हर से सीखता है जी, अगर आज आप किसी से सीखना चाहो तो किसको अच्छा पशुपालक मानते हो, किससे सीखना चाहोगे? मैं इस फील्ड की यदि बात करूं तो सिर्फ गॉड को साक्षी मान के न और अपनी मेहनत के ऊपर ही मैं आज भी, बंदा चाहे वो 90 ईयर का हो जाए 70 ईयर का, जितनी जिंदगी वो जीता है वो आखिरी पल तक सीखता रहता है। आज भी हम सीखते रहते हैं, डेली सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हर आदमी से एक नया अनुभव मिलता है, हर स्टेट से एक नया अनुभव मिलता है। तो डे बाय डे शर्मा जी, मैं किसी को आज भी टारगेट नहीं करता कि मैं उस बंदे से कुछ सीख रहा हूं। मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा, सिर्फ एक इंटरेस्ट, जुनून, पागलपन उसने सिखाया। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, डॉक्टरी की कोई डिग्री नहीं, मेरे पास सिर्फ स्टडी की डिग्री है। वो मैथमेटिक्स या इंग्लिश की जो डिग्री है वो इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बहस की हर चीज की बारीकी में जाता हूं, ये प्रॉब्लम क्यों आई, कैसे इसका सोल्यूशन होगा, कितना टाइम लगेगा। और वही मैं किसान भाइयों को कहता हूं कि आप खुद डॉक्टर बनो। डेयरी फार्म आपका कामयाब कब होगा, जब आप डॉक्टर खुद होगे, क्योंकि आपसे बढ़िया डॉक्टर कोई नहीं है। आप पशु की नेचर से भी वाकिफ हो, उसका व्यवहार कैसा है। डॉक्टर आता है वो 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आता है, उसको पशु की नेचर के बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो वो बगैर बीमारी के भी बीमारी घोषित कर देता है शर्मा जी। लेकिन हमें पता है कि हमारे पशु का फेस ही ऐसा है, कुछ पशुओं का फेस ऐसा होता है कि वो बीमार लगते हैं, कुछ इंसानों का भी ऐसा होता है, मुंह से ऐसे लगते हैं कि ये जैसे परमानेंट बीमार रहते हैं। कुछ लोग बीमार होकर भी बीमार नहीं लगते, इतना चार्मिंग रहता है, चेहरे के ऊपर नूर होता है, वो बीमार लगते ही नहीं है, हालांकि वो बीमार होते हैं और बीमार नहीं लगते। तो आपने जो बताया कि एक तो इंटरेस्ट पशु का, और एक भाई अपने पशु को जो आप संभाल करते हो, अपने डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा, केयर टेकर। हाँ, हम अपने बाड़े, अपने फार्म के लेबर भी हैं, मैनेजर भी हैं, और डॉक्टर भी हैं, और सुपरवाइजर भी हैं। एक किसान से भी ऐसे ही, मैंने उन किसानों के ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता है जो फार्मर
एक केमिस्ट के पास जाके ना ये बोलते हैं कि हम फसल के अंदर कौन सा स्प्रे करें। अरे जो बंदा आपको दवाइयां सेल कर रहा है, बढ़िया है, पंजाबी है, जो भी कास्ट है, जाट है, ब्राह्मण है या एनी अदर किसी कास्ट से है, जिसके बाप दादे ने कभी खेत में पांव नहीं रखा, वो आपको क्या दवाई सजेक्ट करेगा? जबकि आपकी पीढ़ियां खेती बाड़ी में लगी, आप उससे अच्छे डॉक्टर हो, आप एक मेडिसिन के बारे में अच्छी तरह पता कर सकते हो। लास्ट ईयर हमने ये मेडिसिन डाला था, इससे अच्छा रिजल्ट मिला था, वो नोट कर लो। यही भैंस के अंदर मैं भैंस के बारे में बोलता हूं, 3 दिन में मैं बंदे को डॉक्टर बना सकता हूं, ओनली 3 डे। है क्या? पेन किलर, नाम चेंज हो जाएगा, पेन किलर। दवाई अलग हो सकती है, कंपनी अलग हो सकती है, लेकिन है तो पेन किलर। डाइक्लोविन भी पेन किलर है, और निमोवेट भी पेन किलर है, मैक्सटोल भी पेन किलर है, और मेलोनेक्स भी पेन किलर है। नाम अलग है लेकिन काम तो एक ही है, राइट? एक है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का क्या होता है कि जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसका ग्रुप चेंज होता है। कहीं पे सेफापेराजोल रेजिस्टेंस आ गया, वो काम नहीं करेगा, वहां पे जेंटा काम करेगा, है वो भी एंटीबायोटिक। लेकिन ये सभी क्या है? एंटीबायोटिक है। उसका काम बदल जाएगा, सिर्फ काम बदल जाएगा, लेकिन दवाई तो एंटीबायोटिक ही है, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। तीसरा है नर्वाइन टॉनिक। जो इन चीजों के एंटीबायोटिक के ऊपर अंग्रेजी दवाई का यही नुकसान है, एक फायदा करती है तो 4 नुकसान करती है। जब भी कोई भाई एंटीबायोटिक भैंस को देता है तो उसका लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, बॉडी के ऊपर। तो लीवर को सेफ रखने के लिए, जैसे बेलामेल है, बी कॉम्प्लेक्स है, कोई भी बी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मिकोवेट एक्सेल हो सकता है, कैटासोल हो सकता है, वो आपको सपोर्टिव तौर पे देना पड़ेगा। 3 और चौथा है स्टीरॉयड। कई बार पोजीशन क्रिटिकल होती है, जैसे लोग बोलते हैं कि भैंस के थन में चिंगारिया आ गया, या कैल्शियम बहुत ज्यादा तोड़ गई, कैल्शियम तोड़ गई, इतनी तोड़ गई कि उससे माइफेक्स लगाएंगे तो भी मरने का चांस रहेगा। तो उस स्टेज में हम साथ में क्या होता है, कैल्शियम जब हम ज्यादा तोड़ जाती है और उसको स्पीडली यदि माइफेक्स लगा देंगे तो हार्ट फेल हो जाता है। उस हार्ट को बचाने के लिए, या टीट के अंदर बहुत ज्यादा, जिसको चिंगारिया बोलते हो, बहुत ज्यादा कई बार भैंस के अड्डर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और ये लगता है कि जैसे टीट डैमेज होगा, तो उसमें हम स्टीरॉयड को यूज करते हैं। स्टीरॉयड से क्या होता है? वो एंटीडोट होता है, किसी भी बीमारी की स्पीड को आगे बढ़ाने में उसको रोकता है स्टीरॉयड। तो ये 4 ही मेडिसिन है। मैं मेरे फार्म पे आपको बता दूं नॉलेज के लिए, कभी भी स्टीरॉयड का यूज नहीं करता हूं। तो मलिक साहब ने बताया भाई कि आप 3 दिन में कैसे डॉक्टर बन सकते हो, कैसे आप भाई कौन कौन से एंटीबायोटिक दे सकते हो, बुखार में क्या दे सकते हो, लगभग कवर करने की कोशिश करिए। फिर भी आप किसी का कोई कमेंट होता है तो आप अलग से पूछ सकते हो, मैं नंबर भी दूंगा मलिक साहब का। और सबसे बड़ी मेरे को आज मैं इस बात को भी दोहराना चाहता हूँ, मलिक साहब की जो सबसे अच्छी बात लगी थी वो युवाओं के लिए प्रेरणा है कि पहले जो पशुपालन का काम करते थे तो ये नहीं चाहते थे कि मेरी औलाद भी उस काम को करे, लेकिन इन्होंने मुर्रा ब्रीडर लिख करके, मुर्रा ब्रीडर सुरजीत फार्म लिख करके अपने आप को ये दिखा कि मैं मुर्रा का पालने वाला हूँ। और लोगों में जागरूकता आई कि भाई आप जो पशुपालन का भी काम करते हो तो उसको छोटा न समझे। और उसने आज वो दिन आ गया कि लोग कारों के शीशों पे लिखाते हैं कि मुर्रा ब्रीडर, मुर्रा फार्म, और मैं भाई पालन करने वाला हूँ, मेरे पास भैंसें हैं, मतलब सबको खुशी से बताते हैं कि मेरा डेयरी फार्म है, मेरा ये। पहले जो पशुपालन का काम करते थे मलिक साहब, छुपाव करते थे कि मैं भैंसों का पालन, ये भी सोचते थे कि इसका रिश्ता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों ने लोगों को सिखाया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं तो इसका रहा हूँ इस फील्ड में। मैं अपने काम को बड़े गर्व के साथ बताता था, कहीं पे भी किसी पार्टी में जाता था या और कोई पूछता कि आपका काम क्या है, मैं कहता था मैं पाड़ी हूँ। पाड़ी कौन होता है? भैंसों को खेतों के अंदर चराने वाला, ग्रेजिंग कराने वाला, दैट इज पाड़ी। अभी वो बोलते हैं आप क्यों मजाक करते हो? अरे काम तो मेरा वही है, पहले खेत में चराते थे, अभी घर पे बांध के चराते हैं। चराता तो भैंस ही हूँ, काम तो भैंस का ही करता हूँ, लेकिन मैं उसको फकर के साथ बताता हूँ। अभी मेरे बेटे को जब मैं बोलता हूँ, मैंने कभी उसको प्रेस नहीं किया स्टडी के लिए, फिर भी उसने मेडिकल लिया और अभी +2 का एग्जाम दिया है। मेरे बेटे का एक ही अभी भी वही है, पापा मैं स्टडी करूंगा फॉर नॉलेज, स्टडी करूंगा फॉर नॉलेज, बट काम करूंगा भैंस का ही, क्योंकि इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मेरा फ्रेंड था एक बुजुर्ग आदमी,
वो कहता था आप इस काम को इतना बढ़ा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आपका बेटा करेगा, मैं उसको अच्छा लगेगा तो करेगा, नहीं तो नहीं। तो ये देखें दोस्तों, आज जो मुर्रा का भी है वो भी इतना क्रेज हो चुका है, यानी कि हर माँ बाप भी ये चाहता है अगर मैं इस काम को कर रहा हूँ तो मेरी औलाद भी करे, जो कि उसको पहले नहीं करते थे। पहले डॉक्टर की औलाद ये बोलती थी कि डॉक्टरी का काम करे। तो दोस्तों, आपको हो सकता है थोड़ी ये वीडियो लंबी लगेगी, तो मैं छोटी ही जो बात करना चाहूँगा आप लोगों से भी सर। तो एक आप मेरा बीच में पॉइंट छूट गया। जी सर। इसके 3 पॉइंट हो गए मैनेजमेंट तक। हाँ चौथा पॉइंट है ब्रीडिंग। जी जब लग आप ब्रीडिंग नहीं करोगे, चाहे हैदराबाद है, महाराष्ट्र है, ऑल ऑफ स्टेट से मैं लोगों को से यही गुजारिश करूंगा, तब लग आप ब्रीडिंग नहीं करोगे तब लग डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो सकता। कब लग आप भैंसे खरीदोगे? जैसे एक कहावत होती थी, लड़कियां नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? वो कहाँ से लाओ? लड़कियां पैदा होगी तभी तो आगे बच्चे को शादी होगी, बहू आएगी। उसी तरह यदि आप ब्रीडिंग आगे नहीं बढ़ाओगे तो भैंस कहां से आएगी? आज भैंसों के जो रेट हो गए 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, 3 लाख, आप हर ही देख रहे हो मार्केट के अंदर, हरियाणा में घूमते हो, कितने हाई रेट हो गए। अभी जब भैंस ही नहीं रहेगी तो रेट तो और ज्यादा जाएगा। इसीलिए आप यहां से 10 भैंसे पकड़ के ने, 20 पकड़ के ने आगे ब्रीडिंग करो और अपनी कटिया खुद तैयार करो, ताकि आपको बार बार हरियाणा से भैंसे परचेज ना करनी पड़े। और वो जो ब्रीडिंग होगी, जो जैसे आप आज ने भाई साहब से, फौजी साहब से अच्छा सीमन लिया है, वो बहुत सुपर क्वालिटी का ब्रीडिंग आएगा। और जो हैदराबाद के अंदर, वरंगल के अंदर या आंध्रा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो कटिया पैदा होगी वो वहां के एटमोस्फियर में ढल जाएगी और वो हरियाणा से जो भैंस लेके जाओगे उससे ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देगा। जी जी। वो बेनिफिट आपको है। तो इसलिए ब्रीडिंग जो डेयरी फार्मर करेगा वही सक्सेस हो पाएगा। बार बार भैंस परचेज करने वाला या ड्राई भैंस सेल करने वाला कभी भी डेयरी फार्म में कामयाब नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद है सुरजीत मलिक का, जो इन्होंने इतना अच्छा जो फार्मूला बताया ब्रीडिंग के ऊपर काम करने का। और जो भाई हैदराबाद से आए हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर काम किया है। और फिर भी मैं नए पशुपालक साथियों को शब्द देना चाहता हूँ, इन्होंने अच्छी अच्छी भैंसें पहले खरीदी, मलिक साहब से खरीदी और भी हरियाणा से खरीदी। और उसके ऊपर जैसे मलिक साहब ने कहा कि अपने खुद के पशु पालने पड़ेंगे, तो उन्होंने अपना शेरा फौजी का सीमन लिया। क्योंकि जो शेरा फौजी का जो नए साथी हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ, पुराने साथियों को सबका पता है कि जो शेरा फौजी की माँ भी उधर ही है, नानी भी उधर ही है। पहली बात तो ये, जिसने नानी ने दूध तुलवाया 18 केजी 600 ग्राम। फिर माँ की बात करें शेरा फौजी की तो 26 केजी 466 ग्राम। और उसके बाद बातचीत करें पीसी 575 का बेटा, और जिसके पीसी 575 की जो माँ यानी कि जो शेरा फौजी की दादी का रिकॉर्ड 25 केजी 600 ग्राम। और बात करें पूरे साल का 305 दिन का तो 4770 लीटर, जो कि दूसरे बैच का था। तो ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। जो 35 सालों का जो रिकॉर्ड है शेरा फौजी का, ये भारत का जो नंबर 1 बुल बनाता है शेरा फौजी का। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, चाहे उसमें करमवीर सुनारिया लगाओ जिसने अपनी लाइन को छोड़ करके, अपनी पूरी ब्रीडिंग को छोड़ करके उसने शेरा फौजी का सीमन यूज किया। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने राजू सरपंच का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि फर्स्ट टाइमर जोटी का जो आदत में 20 प्लस की है उसके शेरा फौजी के सीमन यूज किया। और जो मलिक साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा, जिन्होंने भाई अपने शेरा फौजी का रिकॉर्ड जान करके उन्होंने जो अपने शेरा फौजी के सीमन की इच्छा जाहिर करी, उनका भी मैं इस वीडियो के द्वारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन भाइयों का भी इधर से जो शेरा फौजी का सीमन ले जा करके हैदराबाद में जो नए पशुपालक साथी हैं वो भी इनसे शेरा फौजी का सीमन प्राप्त करना चाहते हो। और इस मामले में मैं छोटी उम्र में, यानी कि छोटी उम्र इसलिए कहना चाहूँगा, पोस्ट से रिटायरमेंट आने के बाद मेरा उनसे आधा अनुभव है, यानी कि इनका 25 सालों का है तो मेरा 10-12 सालों का है। और जो इस लाइन तक मैं इधर तक पहुंचने में जो कामयाबी मिली, और ऐसे ऐसे पुराने अनुभवों से मैं प्राप्त करके जानकारी और इधर तक पहुंचा। तो एक बार सर अपना नंबर, फ़ोन नंबर बताएं सबसे पहले तो। मैं वारंगल से आया, हैदराबाद से। मैं हरी डेयरी फार्म, मैं नंबर 9848210436। मैं इधर से शेरा फौजी सेमन लेके जा रहा हूँ। उसको मदर फादर अच्छा रिकॉर्ड है। मैं इसको सुजीत मालिक जी से वो 20 बैंड्स खरीद दिया। वो 2 बैंड्स मेरे को एक टाइम को 24 लीटर्स आया। 12 किलो दूध मैं देख लिया 3 टाइम में कांटा में। वो शेरा फौज बोल दिया मैं इधर से अच्छा रिकॉर्ड है अम्मा का फादर का शेरा फौजी का, मेरे को पसंद हो गया। इधर से मैं भी ब्रीड में वारंगल से मैं भी डेवलप करता हूँ उसको। वो फर्स्ट टिमर में वो 15 किलो ऊपर आया उसको। वो अच्छा रिकॉर्ड है उसको, बच्चे भी अच्छा रिकॉर्ड है। वो फादर मना बच्ची की वो अच्छा लेंथ ब्लड लेन अच्छा आया। मैं भी उसको सेमन यूज़ करता, उसको मैं वारंगल से लेके जा रहा हूँ। वो पूरा किसानों को मैं भी उसको ब्रीड डेवलप करता उसको। मैं इधर से बार बार आया, वो भी इधर से लेके गया। वो मैं वारंगल में मैं ब्रीड में मैं तैयार करता, उसको मैं डेवलप करता।
मेरे को ये वो बुल पसंद हो गया है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी हिंदी में बात की। और सर ये कहना चाहूँगा, अपने आप ही फार्म पे कितना केजी का हाईएस्ट पशुधन है? मेरा केज के वो 20 लीटर 20 लीटर। तो ये देखो दोस्तों, हरियाणा ने एक दिशा जरूर दी है, लेकिन आज आंध्रा लगाओ, चाहे हैदराबाद लगाओ, चाहे गुजरात लगाओ, पंजाब लगाओ, यूपी लगाओ, राजस्थान लगाओ, हरियाणा से भैंस जा करके आज दूसरे स्टेटों में भी 20+ दूध निकालना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा सभी हरियाणा वासियों से, जो भी बाहर का पशुपालक आपसे भैंस लेने आता है उसको आप कोऑपरेट करो, अच्छा पशुधन दें, धोखाधड़ी न करें, क्योंकि वो एक और उस नई लाइन में आने जा रहा है। अगर आपको उसको फर्स्ट में धोखा करोगे तो उधर से उसका दिल टूट जाएगा और उसी लाइन से हट जाएगा। और मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने शेरा फौजी का सीमन यूज किया। और मैं वीडियो के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि आज 2 बुल है अपने पास, शेरा फौजी और सम्राट फौजी। सम्राट फौजी भी डॉक्टर साहब पहला ऐसा बुल है जिसकी नानी का रिकॉर्ड 26+ का है और दादी का भी 26+ का रिकॉर्ड है। और उसकी जो सम्राट की जो माँ है वो जमुना मैच, जिसको आप जानते हो, जिसने मेले में 26 केजी 200 ग्राम दूध तुलाया था, उसका फादर की बात करें तो सम्राट थे मुकेरिया है। और सम्राट थे मुकेरिया खुद बुल है 72,860 का है। और जो सम्राट फौजी की माँ है 88,088 की है, यानी कि पूरी की पूरी HLDB लाइन उसको भाई आज इस स्टेज पर पहुंचाया है, जो दूध के रिकॉर्ड में आज दोनों के दोनों जो आप मेरे पास टॉप बुल हैं दोनों अच्छी लाइन के हैं। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, सम्राट फौजी अभी खीरा है, इसलिए मैं सबको सीमन अवेलेबल नहीं करा सका। मैंने ये बोला था कि अक्टूबर में परमानेंट हर आदमी के पास सम्राट फौजी का भी सीमन पहुंच जाएगा, क्योंकि आपको पता है भाई 2 दांत कैटेगरी से पहले अगर सीमन का लोड देना तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो सर आपने पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं जो नए डेयरी फार्म की स्टार्टिंग करी। तो आपने टोटल कितनी भैंसों से स्टार्टिंग करी ये और बताएंगे? నమస్కారం. नमस्कार सर। నేను వరంగల్ నుంచి వచ్చాను. నేను కొత్తగా డైరీ ఫామ్ రంగంలోకి వచ్చాను. నేను ఏదైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఒక బ్రీడ్ తీసుకోవాలని అనుకున్నాను. ఆ ఉద్దేశంతో నేను హరీందర్ తోటి నేను కలిసి హర్యానాకు రావాల్సి వచ్చింది. ఇక్కడ నేను ఒక 8 గేదెలు తీసుకున్నాను. దానికి తగ్గట్టుగా ఒక మన బుల్ తీసుకున్నా, 9 అయిపోయినాయి. మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తున్నాడంటే మళ్ళీ నేను అతనితో కలిసి మళ్ళీ రావాల్సి వచ్చింది. నేను ఇప్పుడు ఒక సైవాల్ గాయం తీసుకున్నాను, ఒక 2 గేదెలను తీసుకున్నాను. మళ్ళీ నేను కూడా ఏమనుకుంటున్నానంటే ఏదైనా బ్రీడ్ ఉండాలి, మనం కూడా ఒక బ్రీడ్ తయారు చేసుకోవాలి, మనం బయటికి పోకుండా రాకుండా ఒక మన దగ్గరనే డెవలప్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నా. అందుకోసమే నేను ఇంత దూరం వచ్చి 2 టైమ్స్ వచ్చాను. ఇంకొకసారి వస్తా, మళ్ళీ గేదెలను తీసుకెళ్తా, నా దగ్గరనే నేను డెవలప్ చేసుకుంటా, ఇక బ్రీడ్ డెవలప్ చేసుకుంటా. ఆ ఉద్దేశంతో నేను షేరా ఫౌజీ సెమన్ను నేను తీసుకెళ్తున్నాను. నాకు నచ్చింది ఆ సెమన్, దాని యొక్క ఫాదర్ లైన్ మదర్ లైన్ అంతా బాగున్నది. ఆ ఉద్దేశంతో నేను తీసుకుంటున్నాను. थैंक यू। धन्यवाद सर सुरजीत सर। आप वीडियो के अंत में क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे आज? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी भाई इस काम को अपने डेडिकेशन के साथ में, लगाव के साथ में, जो पूरे जी जान से इस काम को करेंगे, वो कभी भी इस काम के अंदर फेल नहीं हो सकता। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, कभी भी किसी की इधर उधर की बातों में मैं न आए। इस काम को बहुत सारे लोग नेगेटिविटी फैलाने वाले होते थे। अब आपने एक क्वेश्चन किया था कि आपका आइकॉन कौन रहा है, मेरा आइकॉन कौन रहेगा? सभी तो डिबोलाइजर थे, मैं तो सिंगल बंदा वो था जो कहता था कि 30 किलो प्लस की भैंस तैयार करूंगा। लोग तो उसको अवॉइड करते थे, वो हो ही नहीं सकता, तो वो आइकॉन कैसे बनेंगे? कोई आदमी मुझे ऐसा मिला ही नहीं। हाँ, आप जो कह रहे हो ऐसा होगा और हो सकता है, ऑल आर नेगेटिव, तो मैं कैसे आइकॉन मानूंगा? सही बात। तो इसलिए मैं अपने आप को ही आइकॉन मानता हूँ। और मैंने सिर्फ एक ट्रस्ट, भगवान के अंदर विश्वास था और टेक्नोलॉजी। हाँ, ब्राजील के लोगों से मैं प्रभावित हुआ था 2000 के अंदर, कि वहां पे 2000 के अंदर ब्राजील के अंदर 40 लीटर के आसपास की काऊ थी, और देसी काऊ। मैंने कहा कि ब्राजील के लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो उसी के अंदर उसी बात पे आगे बढ़ते हुए आज भी मैं कंटिन्यू चल रहा हूं। और वो दिन दूर रही, बहुत जल्दी आंध्रा के अंदर भी, महाराष्ट्र के अंदर भी, हैदराबाद के अंदर और स्टेट के अंदर 25-25 किलो की भैंसें होगी। ये जो भाई मेहनत कर रहे हैं, जो सिलेंडर उठा के आज घूम रहे हैं, जो इतनी आज एक क्रांति आई है सीमन के प्रति लोगों के अंदर। मैं बार बार बोलता हूं, आपको बहुत सस्ते में ये सीमन मिलता है। एक बुल को जैसे फौजी 10 लाख का बुल परचेज किया, 10 लाख इनका लगा
और वो फोकट में 300-400 रुपए में सीमन हम आराम से ले रहे हैं, कोई बुल की जरूरत नहीं है। और यहाँ का बुल आंध्रा में जाके ने तेल का मचाएगा बहुत जल्दी। हर आंध्रा के डेयरी फार्म के अंदर 25 किलो की भैंस होगी। जैसे आज हरियाणा में लाइव चलाते हैं, पंजाब में लाइव चलाते हैं, ऐसे ही आंध्रा के अंदर लाइव चला करेगा। आज हरी के फार्म के ऊपर 25 किलो की भैंस का लाइव चल रहा है, दूसरे भाई के फार्म के ऊपर 25 किलो का लाइव चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर वे पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कभी बेचारे चीटिंग का शिकार हुए हो, और हरियाणा में बहुत सारे लोग ऐसे भी जो चीटिंग करते हैं अपने छोटे से बेनिफिट के लिए, बट सभी लोग ऐसे नहीं है। और मेरा काम तो हमेशा ही ये नॉलेज बांटना है, और नॉलेज से बड़ा कोई प्रसाद नहीं है। वाह जी वाह, अंधे को रास्ता दिखाने से बड़ा कोई काम नहीं है। तो ये देखें भाई, सुरजीत मलिक ने कितनी अच्छी टॉपिक आपको दिया है। यानी कि मैं आइकॉन अपना खुद हूँ, मैंने किसी से सीखा नहीं, मैं खुद हूँ। और आप ये ताज़ा उदाहरण भी देख सकते हो। देखो मैं 2015 में जब सेना से रिटायरमेंट होया, तो मलिक साहब ने भी एक ही शिक्षा दी है कि आप अगर स्ट्रोंगता के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कोई भी काम करोगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। उसमें ऊपर वाला भी साथ देता है, लेकिन आपने एक निशाना तय करके, यानी कि मेहनत के साथ, जैसे वही उदाहरण आज सटीक बैठता जो हमारा हजारों साल पहले भाई हमारे को दिया था कि यानी कि आपने अर्जुन बनना है, सिर्फ मच्छी की आंख को देखना है। अगर आपका इसी तरह का उद्देश्य रहा तो आप मुर्रा नस्ल में कामयाब हो गए। आंध्रा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, एक टाइम पे उधर भी 25-25 प्लस की लाइव चलेंगी। जैसे आज हरियाणा नंबर 1 कहलाता मुर्रा में, ऐसे पूरा देश नंबर 1 कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी साथियों का। और भाई ये ताज़ा उदाहरण आप लोगों के पास बैठे हुए हैं जिन्होंने भाई मुर्रा ब्रीडर का नाम कहलाया है। और मैं तो एक छोटा पशुपालक और सेवक मान सकते हो भाई। मैं फौज से आने के बाद एक बिल्कुल कोरी किताब थी और मैंने ये काम किया, और मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ। तो मैं भी इस चीज़ को जो फार्मूला मानता हूँ, जो सुरजीत मलिक वाला, के दृढ़ निश्चय, यानी कि अपने आप को मजबूत करना और उस लाइन में दिशा में आगे बढ़ना, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि आपको कामयाबी से रोक सको। लेकिन आपने मेहनत और लगन के साथ काम करना है, न कि घबराना है। अगर कोई परेशानी आती है, कोई पशु बीमार हो जाता है, दूध कम निकालता है या मर जाता है, तो भी आप लोगों ने इस लाइन से पीछे नहीं हटना है। जरूर आपको एक दिन बुलंदियों तक पहुंचाएगी ये मुर्रा नस्ल। धन्यवाद सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़। और जो भी साथी लाइव में जुड़े, इस वीडियो में जुड़े, तो इस वीडियो को शेयर करते रहना ताकि भाई आम पशुपालक तक यह वीडियो पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।